2 महीने से ज्यादा भी हो चुके हैं, परंतु रशिया और यूक्रेन के बीच में यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक इसी की वजह से दोनों ही तरफ से सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, वहीं मासूम और दयालु लोगों की जान जा रही है और साथ ही साथ घर तबाह हो रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या नई बात है, क्योंकि यह दोनों देश तो पिछले 2 महीने से लड़ ही रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में शुरुआती दिनों को याद किया जाए तो इन दोनों के बीच में काफी बदलाव देखने को मिला है। वहीं बात करें पहले की बात की तो वहीं युद्ध के शुरुआती दिनों से आप कंपेयर करोगे तो रशिया ने अब अपने जवान और अपनी फौज को पीछे हटा लिया है। हर जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में से रशिया ने अपनी पूरी कंप्लीट फोर्सेस वापस दोहरा ली है, यानी उन्होंने पूरा विथड्रॉ कर लिया है। वहीं बात करें मार्च में सिचुएशन की तो आप इस मैप में नजर डाल सकते हो कि रशिया की जो आर्मी है वो पूरी कम्प्लीटली तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव कितने करीब पहुंच चुके थे रशियन ट्रूप्स के। वहीं बात करें कीव के पोर्शन में जितना भी एरिया था वो पूरा का पूरा रशियन के ऑक्यूपेशन में आ चुका था। लेकिन जैसे ही अप्रैल के शुरुआती दिनों में रशिया का यह बड़ा फैसला आया कि अपनी फोर्सेस को वहां से हटाने का, और जैसे ही रशिया की आर्मी ने अपने फोर्सेस को वापस लिए, तुरंत ही यूक्रेन ने अपने अपने जितने भी पोर्शंस थे उसको वापस से ही कब्जा कर लिया। वहीं बात करें यूक्रेनियन आर्मी अपने पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पर चली गई और वो सारे एरिया कंट्रोल कर लिया जो रशिया ने मार्च के महीने में वापस से कंट्रोल किया था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा तो आप हमसे यह पूछोगे कि रशिया ने ऐसा क्यों किया कि अपने फोर्सेस को वापस ले लिया? क्या रशिया कमजोर पड़ गई थी या यूक्रेन कुछ ज्यादा ही ताकतवर पड़ रहा था रशिया पर? इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। इसका जवाब सिंपल यह है कि रशिया डिफरेंट जगह से लड़ने में नाकामयाब हो रहा था। तो रशिया ने यह सोचा कि क्यों ना एक ही तरफ और एक ही पार्ट पर फोकस मारे और एक ही पार्ट पर पूरी ही अपनी जान से अपने पूरे होश और आवाज सिर्फ और सिर्फ उधर ही स्पेसिफिक पार्ट पर फोकस करके उसी एरिया पर जंग छोड़ा, ना कि अलग अलग पूरे मैप में बिखर कर। क्योंकि डिफरेंट जगह से लड़ते हुए रशिया को सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी मिल रही थी। वहीं बात करें यूक्रेन की तो वो सारे यह पोर्शंस वापस से रिकैप्चर कर ले रहा था। रशिया और यूक्रेन की उन एरियाज पर जितनी भी लड़ाई हो रही थी वो काफी मुश्किल पड़ रही थी रशिया पर उसको कैप्चर करने के लिए। इसीलिए रशिया ने यह फैसला लिया कि अपने सोल्जर्स को डिफरेंट हर तरफ से लड़ाने की जगह एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन पर हम लोग अगर बोलते हैं तो हम लोग को कैप्चर करने में ज्यादा आसानी होगी। और वो जो एक रीजन या एक पार्ट है, यानी वह एक एरिया जिस पर पूरी रशियन आर्मी फोकस करेगी, वह पार्ट है ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। रशिया ने अपनी सारी नॉर्दर्न आर्मी को हटाकर पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन की आर्मी पर धावा बोल दिया। और यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में अभी क्या कहानी चल रही है वह तो आप रोज न्यूज में देखते ही हैं। परंतु मैं आपको कुछ नया बताता हूँ कि जब नॉर्दर्न पार्ट से रशियन आर्मी को भगाया गया तो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं रशियन आर्मी ने जो अपने ग्रुप्स थे यानी आर्मी मेंबर्स को वापस रिग्रुप किया, उस समय यूक्रेन की हालत क्या थी। कीव के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा टाउन भूचा का नाम करके जब यूक्रेन अथॉरिटीज यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ की सड़कों पर सिविलियंस यानी मासूम लोगों की जान गई है। इन लोगों की लाशें सड़कों पर बिखरी हुई थी कि फूल पत्तियों की तरह, जैसे कोई झड़ गया हो तो जैसे पेड़ से कोई फूल पत्ती झड़ गई हो पूरी बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार ऐसे लाशें बिछी थी। कई 100 से ज्यादा लाशें सिविलियंस की। उन्होंने यह लाशें को एकदम सटीक या सीधे में लगाया है तो पता चला है कि 410 सिविलियंस ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी। इस इंसिडेंट को नाम गया भूचा मैसेकर, जिसको यह नाम दिया गया कि यहाँ पर बहुत ही हॉरिफिक क्राइम्स हुए हैं। यहाँ के चर्च पे पाई गई मास ग्रेव्स। जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात करी गई तो उन्होंने यह बताया कि यह पूरा कांड जो यहाँ सिविलियंस की मौत का राज बना है, उन्होंने पूरा आरोप रशिया पे लगाया कि रशिया ने ही किया है ये सब। और वॉर और उसके अकॉर्डिंग यह रूल है कि वॉर क्राइम का नाम यह दिया जा सकता है इसको, क्योंकि वॉर क्राइम में यह होता है कि जंग तो हो रही है क्योंकि वो सोल्जर्स और सोल्जर्स के बीच हो रही है, परंतु जब यह वॉर इतनी गंभीर हो जाए कि सिविलियंस यानी आम मासूम आदमियों पर भी, आम मासूम लोगों की भी जान जा रही है। यानी एक तरह से याद देखा जाए वॉर क्राइम वो होता है कि जब सोल्जर्स के बीच में तो लड़ाई हो रही है दोनों देश में, परंतु उस लड़ाई में सिविलियंस यानी मासूम लोगों की भी जान जाती है, वो भी इतनी बेरहमी से, तो उसे वॉर क्राइम का नाम दिया जाता है। और वहीं रशिया ने डिनाई किया यानी मना कर
दिया कि यहाँ पे कोई भी वॉर क्राइम्स नहीं हुए हैं। एक्चुअली में बात यह है कि जब से वॉर यहाँ शुरू हुई थी, वही नक्शे पे अगर आप थोड़ी करीब नजर डालो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रशिया मिलिट्री अभी किन किन जगहों पर एडवांस करने लगी है। कहा जा रहा है या सुनने में आया है हमको कि रशिया का अगला टारगेट है स्लोवियान, एक शहर जिसकी पॉपुलेशन है 1 लाख के अक्रॉस। इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, इसके क्या पीछे का कारण है, आखिर रशिया ने क्यों जंग छेड़ दी थी यूक्रेन पे, इसका रीजन मेरे चैनल पर तो दिया ही है, परंतु मैं आपको यह बता दूं कि वहीं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज याद दे दूं कि जल्द ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने टाइम्स मैगजीन में अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें से उन्होंने बहुत ही कीमती शब्द कहे हैं। यानी जो जेलेंस्की ने यह शब्द बोले हैं उनको खुद ही आप सोचिए। उनके इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा है कि जब यह वॉर शुरू हुई थी, वॉर शुरू होने के कुछ ही घंटे में रशियन ट्रूप्स उनके और उनके परिवार के काफी करीब आ चुके थे। उनके ऑफिस की दीवार बैठे बैठे उनको गन फायरिंग की साउंड आ रही थी, लेकिन किसी तरह वो अपने उस कंडीशन से बचकर निकल पाए, अपनी जान बचा के और अपने फैमिली वालों की। और वहीं बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने यह बहमूल शब्द कहे कि लोगों को यह वॉर सोशल मीडिया में दिखती है, लेकिन जब लोग तंग हो जाते हैं तो वह लोग बस आगे स्क्रॉल कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। आखिर कोई भी आदमी इतना ज्यादा, और वो भी रोज जंग के बारे में, खून खराबे के बारे में रोज तो नहीं देखना चाहेगा। वहीं जेलेंस्की का यह कहना है कि रशियन बॉम्ब्स के अलावा उन्हें यह भी फिक्र रहती है कि कहीं बाकी दुनिया का अटेंशन उनके देश से लूज ना हो जाए। उन्होंने कहा कि उनका यह मिशन है कि फ्री डेमोक्रेटिक दुनिया को यह पता चले कि यूक्रेन पर अभी क्या बीत रही है, यानी उनका अभी क्या कंडीशन चल रहा है, कितनी मुसीबतों से वो अभी। उन्होंने कहा कि उनका मिशन यह है कि दुनिया में लोगों को यह पता चले कि आखिर अभी यूक्रेन किस मुसीबतों और किस दुविधा में है, खाने तक के, पहनने तक के, यहाँ तक कि चैन से जीने में, सांस लेने में उनको कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी जान का खतरा हो सकता है, कभी भी कुछ भी बॉम्ब पड़ सकता है, किसी का भी परिवार किसी भी पल टूट सकता है। वहीं जेलेंस्की की इस बात पर लोगों का और बाकी देशों का यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की को काफी सपोर्ट देखने को मिला है। वहीं बात करें जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह दावा किया है कि यूक्रेन को वह 33 बिलियन पार्लियामेंट से उम्मीद करी है कि वह उनको प्रोवाइड करेगी। मेरी यह वीडियो आज को ज्यादा ही लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, परंतु आज मुझे यह मुद्दे पे आवाज उठानी ही थी, आप लोग को जागरूक करना कि सच्ची में आखिर देश में हो क्या रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर देशों में आखिर हो क्या रहा है, रशिया और यूक्रेन इतनी बहरीमी से कैसे लड़ सकते हैं। और आपको यहाँ आगे भी जागरूक करता रहूंगा कि आखिर इन दोनों की जंग के बीच आगे क्या होने वाला है। और अगर आप अभी भी नहीं जानते कि यहाँ दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं, किस वजह से लड़ रहे हैं, और पुतिन आखिर चाहते क्या है यूक्रेन से कि इतनी बेरहमी से लड़ाई उनको करवानी पड़ी, मेरा तो बस यही संदेश है कि मेरा तो बस यही कहना है कि जंग से ना ही किसी का फायदा हुआ है और ना ही आगे होगा। दोनों देशों को दोस्ती का हाथ बढ़ाने में क्या जा रहा है। धन्यवाद।